हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद एक छोटा सा 2-3 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे। एग्जैक्ट के बाद नॉन एग्जैक्ट, ठीक है। और नॉन एग्जैक्ट के बाद एक जो चैप्टर आता है हमारा, उसमें सॉल्विंग होती है एक्स बाई एंड पी के लिए, और उसी में एक आता है क्लेरेट्स फॉर्म, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बताएंगे। और साथ में ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के भी 2 क्वेश्चन बताएंगे। और उससे आगे ऑलरेडी हमने चैनल पे अपलोड कर रखा है CFPI वाला पूरा चैप्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। बट जो LT ग्रेड वाले हैं उन्हें सिर्फ एग्जैक्ट तक देखना है, उसके आगे ना चैप्टर जो मैं 3 डाला है 4 डाला वो नहीं देखना है, वो सिर्फ GIC लेक्चरर के लिए है। LT वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट तक देखेंगे मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो बताते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए एक इक्वेशन दे रखी होगी MDX प्लस NDY फॉर्मेट में। सब ना क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराएंगे, मेथड सीखिएगा आपको, ठीक है। MDX प्लस NDY इक्वल टू 0 टाइप से इक्वेशन होगी। तो जो DX के साथ होगा वो M होगा, जो DY के साथ होगा वो N होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपेयर करके M और N फाइंड करेंगे, ठीक है। इनको फाइंड करने के बाद उसके बाद m है dx के साथ, बट इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के साथ, और n है dy के साथ, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के साथ। समझ में आ गया? ये कौन सा पार्शियल डिफरेंशिएशन, प्रॉपर मेथड समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब ये हो जाएगी एग्जैक्ट, ठीक है। कौन सी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? अगर ये इक्वल नहीं है तो नॉट एग्जैक्ट हो जाएगी। उसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन को दोबारा एग्जैक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट बनाने का पहला फंडा यही है, सबसे पहले इस टाइप की इक्वेशन से m और n फाइंड करना, उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। और उसके बाद आपको दोनों को इक्वल लेके आना एग्जैक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को मेथड ही सीखना है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, LT के लिए बता रहा हूँ। आगे एक रूल है, वहां से आता है, बताऊंगा अगर आया तो। dy बराबर 0 ये दिया हुआ भाई। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? अब सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, आपको क्लियर ही है। सबसे पहले इसमें निकालेंगे m और n, बहुत आराम से बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जो dx के साथ होता है वो m होता है a² माइनस 2x बाई माइनस y²। यहीं पे निकाल लेंगे अपना n, साइन के साथ ध्यान रखिएगा क्योंकि ऊपर प्लस था, तो ये हो जाएगा x प्लस बाई का होल स्क्वायर। m का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू y होता m dx, करेंगे y में, तो ये 0 हो जाएगा, इसका y का 1 हो जाएगा, तो ये 2x और y² का 2y, तो -2 कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस वाई, डेवर m ओवर डेवर y। इधर से n करेंगे भाई, n का x के रिस्पेक्ट में, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो 2x प्लस वाई, उसके बाद x का करेंगे 1 और y का करेंगे 0, तो ये हो गया -2x प्लस वाई। अब दोनों चीजें आप देख रहे होंगे बराबर है, x ये और ये दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। इक्वल हैं तो हम यहाँ से लिखेंगे डेवर m ओवर डेवर y इक्वल टू डेवर n ओवर डेवर x, ठीक है। तो बोलेंगे विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से अपने को क्लियर हो गया कि इक्वेशन जो है वो कैसी है? एग्जैक्ट है, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका सॉल्विंग का प्रोसीजर क्या है? वो होता है इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन m dx, ठीक है, प्लस n dy। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। वो लाइन क्या है? यहाँ पे जब हम करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है, y एज कांस्टेंट। और यहाँ पे हम सिर्फ उन टर्मों का करेंगे जिसमें डू नॉट कंटेन x, डू नॉट कंटेन x, ठीक है। जिन टर्मों में x नहीं आ रहा होगा सिर्फ उन्हीं का n में किया जाएगा, और इधर वाले में m के साथ y को कांस्टेंट मान के किया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा, क्या था m², एक सेकंड यहाँ पे कुछ
रख लेते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर 2x बाई जो भी अपना m था वही लिख रहे हैं, m की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर dx। क्लियर है? प्लस अब यहाँ क्या करना है समझिएगा जरा ध्यान से। अभी लिख तो पूरा टर्म रहा हूँ बट मैं इंटीग्रेशन सिर्फ उसी टर्म का करूंगा जिसमें हमारा x नहीं होगा। अब बाई को कांस्टेंट मानना है तो ये भी कांस्टेंट होगा और ये भी कांस्टेंट होगा, तो ये तो दोनों कांस्टेंट होगा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और कांस्टेंट के साथ अगर हम करेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन तो वो x लगा देगा, और यहाँ पे 2 बाई x का कितना होता है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो ये तो आ गया इधर की कहानी, इसका हो गया प्लस। अच्छा जैसे ही इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस का 2x बाई आएगा। तो हमें वो टर्म उठानी जिसमें x नहीं, तो ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना, सिर्फ बाई स्क्वायर का करना पड़ेगा। तो बाई स्क्वायर का कितना होगा मेरे भाई, माइनस तो एक आगे लगाई है, तो बाई स्क्वायर का बाई क्यूब अपॉन 3, और किसी का नहीं करना है। समझ में आ गया? उसके बाद ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर के साथ x होगा और माइनस में बाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बाई, और इधर से आ जाएगा अपना बाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आ गया? बराबर सी होगा। तो एग्जैक्ट का फिर काम देख लीजिए। सबसे पहले हम तुलना करेंगे, ये रहा अपना m और ये रहा अपना n, तो m और n मिल गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट करने का रूल लगा दिए, ठीक है, पूरा प्रॉपर करके बता दिए हैं। अब दूसरा समझेंगे, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखेंगे, जहां पे एग्जैक्ट नहीं होती है उसको एग्जैक्ट बनाया कैसे जाए। ठीक है, तो क्या लिखा है वही देखेंगे, देखिएगा ध्यान से। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इफ एग्जैक्ट डेवर एम ओवर डेवर बाई इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स, ये तो हो गई एग्जैक्ट। आगे क्या लिखा है, वही स्टेप जो अभी करके बताए थे वही वाला था। स्टेप फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग बाई एच कांस्टेंट, जो भी मैं यहाँ पे लिखे बताया था आपको, ये वाली कहानी। ये एम का करना है, बाई को ट्रीट कैसे करना है, कांस्टेंट की तरह, अगर एग्जैक्ट है तब। दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए लिखा है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, सेकंड, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई ओनली दोज टर्म ऑफ एन विच डू नॉट कंटेन एक्स, अर्थात वो सारी टर्मों का करना है जो हमारा एक्स कंटेन नहीं कर रहे हैं। फिर दोनों को जोड़ देते हैं, इनने अलग अलग स्टेप बताई और हम लोगों ने एक ही स्टेप में पूरा काम फिनिश कर लिया कि ये पहले ये करो फिर इसको करो फिर दोनों को जोड़ के बराबर कांस्टेंट लिख दो। एक लाइन में करेंगे, अलग अलग करके क्यों ही टाइम खराब करेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाए, ये इंपॉर्टेंट कहानी है। इसमें 5 रूल होते हैं मेरे भाई, 5 रूल को मैं विधिवत समझा दूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसके क्वेश्चंस वैसे ही बहुत कम आते हैं। जीआईसी मेंस में आया था इसका एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से बताऊंगा कैसे करना था। पहला रूल क्या है उसको देखेंगे ध्यान से। पहला रूल कहता है, रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, रूल 1, व्हेन एम एक्स प्लस एन वाई, मतलब जो एम निकाल रहे हैं उसमें एन से मल्टीप्लाई की जाए एक्स से और एन में बाई से, और वो नॉट इक्वल टू 0 हो तब, एंड द इक्वेशन इज होमोजीनियस हो। साथ में इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इक्वेशन इज होमोजीनियस। देन एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 का क्या होगा, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, इसीलिए ऊपर देखा गया कि वो नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा उसका क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने यहाँ पे जो लिखा है ना कि इक्वेशन होमोजीनियस होना चाहिए। अगर होमोजीनियस नहीं है तो हम पहले रूल की तरफ जाएंगे ही नहीं। पहले रूल की तरफ तभी जाना है जब इक्वेशन हमारा कैसा दे रखा हो, होमोजीनियस दे रखा हो। समझ गए? क्लियर है? अब इसी के नीचे देखो जस्ट क्वेश्चन दिया है, एक्स क्यूब बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो 2 पावर प्लस 1 पावर 3 हो गया, 3 3, हर जगह 3 पावर है, इसका मतलब इक्वेशन होमोजीनियस है। उसके बाद आप वो भी चेक कर सकते हो। चलो इसको पूरा प्रॉपर करके बताते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब
dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे क्या करना है वो समझिएगा। यहाँ पे अपने को m निकालना था, तो m अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई और n हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब क्या m में x से गुणा करें और n में बाई से गुणा करें, क्या ये 0 हो सकता है? ये क्यूब था, सॉरी। तो m में x से गुणा करें और n में बाई से गुणा करें, बट ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। इक्वेशन कैसी है? होमोजीनियस है और ये नॉट 0, इसका मतलब फर्स्ट रूल लग सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल लगा देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, ये तो हमने चेक कर लिया चीजों को। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताए थे? 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। तो लगा दीजिए 1, m में x से गुणा करनी है तो x की घात 3 बाई हो जाएगा, और n में बाई से करनी है। ठीक है, तो बाई से करेंगे तो ये भी x की घात 3 बाई जोड़ना था, बट बीच में माइनस लगा तो वो दोनों घट ही जाएंगे, और ये हो जाएगा बाई की घात 4। ये कट गया अपना, और ये बचा 1 अपॉन माइनस बाई की पावर 4। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम ये होता है कि जो भी इक्वेशन दे रखी है, अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करने के बाद वो सॉल्व हो जाती है, मतलब एग्जैक्ट बन जाती है। देखो जरा ध्यान से, पहले ये क्यों नहीं, हमने ये रूल क्यों लगाया? ये क्या नहीं थी? होमोजीनियस नहीं थी, वो सॉरी एग्जैक्ट नहीं थी। क्यों? m का बाई के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स स्क्वायर आता, और n का अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते तो ये माइनस का 3x स्क्वायर हो जाता, बाई तो 0 हो जाता। तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं आ रही थी। डेवर m ओवर डेवर y इज नॉट इक्वल टू डेवर n ओवर डेवर x, तो विच इज नॉट एग्जैक्ट। समझ में आया? तो जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उसी का तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे। जो इक्वेशन डायरेक्टली एग्जैक्ट आ रही है उसको तो सॉल्व करने का तरीका बता ही दिए थे अभी। तो ये जो इक्वेशन थी ये एग्जैक्ट नहीं थी, चेक कर लिया यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। तब हमने क्या किया, इसको पहला रूल लगाने की कोशिश करी और लग गया, क्योंकि होमोजीनियस भी है और एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहता है कि अगर हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उससे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दी जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मतलब माइनस बाई की घात 4, 1 अपॉन बाई की घात 4 से। तो ये कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर बाई बटे में आ जाएगा माइनस बाई की घात 4 dx, जो भी इक्वेशन थी बस उसी में बटे 4 कर दे रहे, मतलब 1 बटे बाई की घात 4। और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब दोनों के बटे में 4 घात कर दो माइनस के साथ। ठीक है, ये dy इक्वल टू 0। अब ये क्या बचेगा, एक घात कट जाएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई क्यूब dx, दोनों माइनस से माइनस कॉमन करेंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई की पावर 4 प्लस एक घात कटेगी तो ऊपर सिर्फ बचेगा बाई स्क्वायर, बाई की घात 4 है सॉरी, 1 अपॉन बाई बचेगा, 1 अपॉन बाई ये बच गया अपना। समझ गया? अब यहाँ पे देख लो ये एग्जैक्ट हो गई होगी, ए एम है तो m का किस में करना होता है, बाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन बाई क्यूब का करेंगे माइनस 3 बाई की पावर 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर अपॉन बाई की पावर 4। इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में डेवर n ओवर डेवर x। जब इसका करोगे तो ये 3 आगे आ जाएगा 2, और बाई की पावर 4 इधर 1 अपॉन बाई का 0, तो डेवर n ओवर डेवर x इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन बाई की पावर 4। अब देख लो जरा ध्यान से कि डेवर m ओवर डेवर बाई है, तो डेवर m ओवर डेवर बाई इक्वल टू डेवर n ओवर डेवर x इक्वल आ गए, विच इज एग्जैक्ट। समझ में आ गया? कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एग्जैक्ट। तो सबसे पहले क्या किया, चेक करेंगे एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट नहीं है, फिर एग्जैक्ट हमें बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमने ये चेक करा कि होमोजीनियस है और एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई जो होता है
वो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्वेश्चन में गुणा करा दी, गुणा कराने के बाद वो एग्जैक्ट बन गई। अब एग्जैक्ट बनने के बाद एग्जैक्ट का वही रूल है जो अभी ऊपर सॉल्व किए थे, क्या, इंटीग्रेशन एम डी एक्स एंड एन डी वाई इक्वल टू में क्या था, कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे y को कांस्टेंट करना है और इसमें सिर्फ x जिस वो टर्म का करना है जिसमें x नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे m कौन सा लिया जाए ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो वाली इक्वेशन नहीं रहेगी, अब ये वाली इक्वेशन जो नई बनी है उसको करना है, ध्यान रखिएगा। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करने के बाद इक्वेशन बनी है ना, वो इक्वेशन ली जाएगी। तो ये है भाई अपनी जो डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। पहले आप चाहे तो क्वेश्चन लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। ये है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई क्यूब डी एक्स प्लस एन का वैल्यू भी लिख लीजिए, एक्स क्यूब बाई 4 प्लस 1 अपॉन बाई डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ेगी, एक्स की पावर 3 हो जाएगी और बटे 3 से भाग भी कर देंगे, माइनस ऐसे ही रहेगा, प्लस इसमें हमें सिर्फ उस टर्म का करना जिसमें x नहीं है, तो पहली टर्म का नहीं होगा क्योंकि इसमें x है। तो 1 अपॉन बाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन बाई का लॉग बाई, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए होगे भाई, फिर समझ लो एक बार। एग्जैक्ट नहीं थी, एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ढूंढा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, क्वेश्चन में गुणा कराई, गुणा कराने के बाद, ठीक है, गुणा कराने के बाद एग्जैक्ट बन गई, एग्जैक्ट बनने के बाद वही प्रोसेस जो शुरुआत में करी थी। ये क्वेश्चन मेंस लाइक है, ध्यान रखिएगा, प्री में बहुत कम चांसेस हैं आने के। अगर किसी के पास टाइम कम है और वो तैयारी नहीं कर पा रहा है तो ये ना करे, सिर्फ सिंपली वेरिएबल सेपरेबल देखे, लीनियर फॉर्म देखे, ठीक है, और ऑर्डर और डिग्री देखे, और बहुत ज्यादा करे तो होमोजीनियस के जो दो मेथड है आसान वाले वो देखे। बस इतना काम करना है डिफरेंशियल इक्वेशन से, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, वरना ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो रह जाओगे। और मैं बता रहा हूँ उन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा, आगे क्वेश्चन नहीं पहुंचेगा, 100% बता रहा हूँ। पिछली बार भी जो क्वेश्चन आया है वो सिर्फ और सिर्फ, अभी दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कि कहाँ तक जा सकता है। और पिछली बार जब एक ही पेपर था तब तो मेंस के हिसाब से पेपर बनना चाहिए था ना, बट ये जो पेपर बना था अब तो आसान बनेगा थोड़ा, देखिएगा एक बार दिखाते हैं। देखो, एक तो ये क्वेश्चन आया है होमोजीनी, इसका ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, ये कह रहे हैं ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की दे रखी है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का कितना आसान क्वेश्चन आया था बताओ। एक बार इधर ले जाते, एक्स एक्स की तरफ कर लेते, बाई बाई की तरफ, तो साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स बाई हो जाता है, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, और साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट भी वैसे ही ले लेते, इसको इधर लाके प्लस कर लेते, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स बाई का फार्मूला लगाते, साइन से साइन हटा देते, आंसर आ जाता। समझ गए, इतना आसान डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है। और देख लेते हैं दूसरा, और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया था, ये क्या आया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भाई। देखो ये मेंस लाइक अच्छा पेपर दिए थे ना। अब देखो ये क्या है, लीनियर फॉर्म है, डी वाई ओवर डी एक्स, 2x बाई और बराबर एक्स, एक्स नॉट। अभी करके बता देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को करके बता देंगे। तो एक ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद एक और आया है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का ही क्वेश्चन आया है। ये देखो एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का और क्वेश्चन आया है। तो एक वेरिएबल सेपरेबल का आया है, एक लीनियर इक्वेशन का आया है। वेरिएबल सेपरेबल के दो हैं, ठीक है, और एक किसका है, लीनियर का, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और कुछ आया, मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट तक नहीं पहुंचेगी कहानी। एक और आया है, अच्छा वो तो वही वाला है, सॉरी मुझे लगा एक और है, 3। उसके बाद इंटीग्रेशन का देखो क्वेश्चन कितना आसान है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया फिर से, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, सिंपल। एक्स की जगह क्या कर लो, टेन थीटा ले लेना, आंसर आ जाएगा 2 लाइन में।
ये तो खाली डिफरेंशिएशन है ऊपर। और लीनियर के 2 क्वेश्चन आए थे क्या? लीनियर के 2 क्वेश्चन है भाई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आए, एक तो यहाँ पे आया है लीनियर का, एक इधर भी आया है लीनियर का। लीनियर के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल, बस दो दो 4 क्वेश्चन बन गए। बताओ, एक और बना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, बताओ। एक और आया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से दिए भाई। और दिया है कुछ? ये अच्छा एरिया तो अभी मैंने नहीं कराया। देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आसान है, इसमें क्या करिए, खाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अभी ये पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, कल से मैं पेपर सॉल्व कराना ही स्टार्ट करूंगा। जितने जीआईसी और एलटी के अभी तक पेपर हुए वही पेपर पहले कराएंगे, पहले एलटी का ही कराएंगे। और कोई क्वेश्चन नहीं भाई, ठीक है। तो समझ गए कितना आसान पेपर आया है। 3 क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल के आए, 2 होमोजीनियस के आए, 5 क्वेश्चन आए डिफरेंशियल इक्वेशन से। समझ रहे हो, हल्के में मत लीजिएगा, प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए अभी ये पहला वाला रूल हो गया, इसके बाद दूसरा रूल करते हैं। जो सेकंड रूल है वो क्या है देखेंगे। व्हेन mx माइनस एन वाई, mx माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये इक्वेशन इस तरह से दिख रही होगी ना, कि जरा ध्यान से देखो, इसमें जो हमारा मेन है mx माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0, इसके इक्वेशन का तरीका बहुत देख के ही पहचान लोगे। एक्स बाई बाहर बाई के साथ dx अलग से दिख रहा होगा, ऐसी सेम दूसरा फंक्शन होगा एक्स बाई का, और इसमें एक्स डी वाई के साथ अलग कॉमन जैसा दिख रहा होगा। तब हम इसका, अगर ये 0 नहीं है, तब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस टाइप का 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई होगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इक्वेशन को गुणा करा देंगे, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके क्वेश्चन की झलक पहले से ही दिख जाएगी। देखो दिख रहा है, एक्स बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई बाई डी एक्स अलग दिख रहा है। ऐसी देखो एक्स बाई साइन एक्स बाई माइनस बाई कॉस एक्स डी एक्स, एक्स डी वाई इक्वल टू 0 दिख रहा है ना अलग से। अब हमने क्या करा, ये m है और ये n है, तो m में गुणा करी x से गुणा करी इसमें, ठीक है, और इसमें गुणा करी बाई से, ठीक है। तो और उसके बाद घटा दिया, उसके बाद क्या कर दिया, घटा दिया। घटाने के बाद जो आया वो हमारा 2x बाई और cos x बाई है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये इसका फॉर्मेट बन जाएगा। तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसी से पूरे क्वेश्चन में कर देंगे गुणा, जो आई थी अभी इक्वेशन। गुणा करने के बाद, क्योंकि दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका तीसरा और चौथा रूल, वही आता है और मेंस में आ सकता है, वो भी जीआईसी के। देखिएगा तो क्या लिखा है, इसको तो सिंपली सॉल्व कर ही लेंगे फिर। 10x अभी करके बता देता हूँ, ठीक है। फिर ये एग्जैक्ट बन गई, एग्जैक्ट के बाद सिंपल गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो मैं फटाफट इसको करके बता देता हूँ। देखिएगा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है अपना एक्स बाई साइन एक्स बाई प्लस कॉस एक्स बाई, और बाहर लिखा है बाई डी एक्स, सकल में ही बताए थे कि बाई अलग दिखेगा, प्लस एक्स बाई साइन एक्स बाई माइनस कॉस एक्स बाई, ठीक है, और बाहर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो ये सेकंड का फॉर्मेट जैसा दिख रहा है ना, बाई डी एक्स एक्स डी वाई, और अंदर फंक्शन एक्स वाई का, फंक्शन एक्स वाई का होना चाहिए। तो दूसरा तो देख के ही पता चल जाएगा, और तीसरे चौथे में कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका अलग रूल ही बताऊंगा अभी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे m में x है, ये पूरा m है भाई जो बाई के साथ होता है,
पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है, ध्यान रखिएगा, बाई भी लेना है ये। तो एम एक्स माइनस एन बाई बराबर, अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें गुणा कर रहे हैं एक्स से, तो ये एक्स बाई होगा, ठीक है। और ये देखो दोनों जरा ध्यान से देखो सेम है, एक्स बाई साइन एक्स बाई, यहाँ पे भी साइन एक्स बाई साइन एक्स बाई, यहाँ पहले से एक्स है और यहाँ पहले से बाई है, तो बाई में करेंगे एक्स से, तो ये एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स बाई इधर से भी वही एक्स पहले से है, बाई से गुणा करेंगे, फिर एक्स बाई मिलके ये, तो ये वाला टर्म घटाने पे कट जाएगा, ये वाला जुड़ेगा, तो इसमें बाई से है, एक्स से गुणा और करेंगे तो एक्स बाई कॉस, ये बनेगा एक्स बाई कॉस एक्स बाई, और इधर से जब घटाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये भी एक्स बाई कॉस एक्स बाई, तो मिलके बन जाएंगे 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन बाई हो जाएगा, अर्थात 2x बाई कॉस एक्स बाई हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे, ये जो इक्वेशन नंबर स्टार्टिंग में दे रखी है आपको 1 इसमें, ठीक है, तो गुणा करा दो, गुणा कराने का मतलब ये तो बटे में है, तो इसके साथ जब आएगा तो एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, तो 1/2, और साइन बटे कॉस हो जाएगा 10x/, क्लियर है। यहां से एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई अपना कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई से एक्स वाई जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वो देखो जरा ध्यान से, कॉस एक्स बाई बटे कॉस एक्स बाई कट जाएगा। उसके बाद यहाँ बाई भी, अच्छा बाई ये इसके साथ भी था गुणा में, तो यहाँ बाई भी लगा लीजिए, ठीक है, 2, ठीक है। अभी देखिए आगे, तो यहाँ से ये जो 2 बच रहा है, अब इसके साथ आएगा कॉस एक्स बाई से कॉस एक्स बाई कैंसिल, और बाई से बाई कैंसिल, बाई से बाई भी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, केवल अपॉन में एक्स, और साथ में 2, वो इधर देख लीजिए, ये बन गई अपनी इक्वेशन dx प्लस। अब इस वाले में भी तो इसी से भाग करेंगे, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो साइन और बटे में कॉस हो जाएगा 10 एक्स बाई, और यहाँ पे क्या है x, तो ये x भी गुणा में आएगा, साथ में 1/2 माइनस, इसके नीचे जब ये जाएगा तो cos एक्स वाई से cos एक्स वाई कटेगा, ठीक है, cos एक्स वाई से cos एक्स वाई कट जाएगा, x से एक x कट जाएगा, तो बच्चे में बचेगा 2/, ठीक है, ये आ गया है, और साथ में dy बराबर में 0। अब इन सब में देखो 1/2 चल रहा है, तो वो बाहर जाके उधर कांस्टेंट में मिल जाएगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो अगली लाइन बाई 10x बाई प्लस 1/2, केवल x लिखिए, dx प्लस यहाँ पे भी x हटा, 2 हटा दीजिए, 10x बाई 1/बाई dy इक्वल टू में कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट नहीं 0 चल रहा है, तो बराबर में 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या बनाएंगे, एग्जैक्ट बनाएंगे, तो ये है अपना m, तो m का किस में करना है, x में लिखा है, बाई में करना है, तो ये 10x बाई, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो चीज समझना है। अब ये एग्जैक्ट हो भी जाएगी, आप हमेशा करने की कोशिश करिए या मत करिए, ये हमेशा एग्जैक्ट आएगी जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा कर देंगे तब, ठीक है। और वैसे निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, दोनों बराबर आएंगे। कैसे आएंगे देख लो जरा एक बार, बाई में करना है तो ये बाई 10 का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है। अब एक्स बाई का दोबारा करेंगे तो बाई का हो जाएगा 1, ठीक है, और एक्स का हो जाए एक्स आ जाएगा बाहर, प्लस अब की करेंगे इस वाले बाई का, तो बाई का बाई में करेंगे 1 हो जाएगा, तो सिंपली 10x बाई, और इसका हो जाएगा 0, समझ गए। ऐसे इसका देखिए, इधर वाले का कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, x, इसका x में करेंगे तो x को छोड़ दो, 10 का सेक स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है, और एक्स बाई का दोबारा करेंगे, x का 1 बाई बाहर आ जाएगा, प्लस x का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10x बाई, बाई का हो जाएगा 0। अब देखो ये वाला x बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई, एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई, 10x बाई दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब डेवर m ओवर डेवर बाई डेवर n ओवर डेवर x इक्वल आ गए, तो एग्जैक्ट हो गई, क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई, एग्जैक्ट हो गई, समझ गए। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर देंगे, सॉल्यूशन में क्या होता है, m dx प्लस n dy बराबर में कांस्टेंट, तो ये जो m है उसका इंटीग्रेशन करना है, और बाई को एज ए कांस्टेंट मान के करना है, तो बाई को कांस्टेंट मान के करना है इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आने वाला है उसको देखिए जरा ध्यान से। तो ये तो हम इंटीग्रेशन किए हैं ना, कहानी तो ये है, तो बाई
10x/, प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन करना है dx प्लस दूसरे वाले का, इधर क्या है अपना x 10x/, माइनस 1/y, इधर चलेगा dy और बराबर में चलेगा भाई कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसमें करना है y को कांस्टेंट मान के, तो y तो ऐसे ही रहेगा, 10 का कितना होता है सेक स्क्वायर, बट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 10 का लॉग सेक लॉग में लिखिएगा। ठीक है, तो लॉग कॉस में करेंगे माइनस, सेक में करेंगे प्लस, तो लॉग सेक x/। ठीक है, अब हम कर रहे हैं किसमें y में, सॉरी y को कांस्टेंट मानना है, x में इंटीग्रेशन करना है, तो जब x में कर रहे हैं तो x के साथ y गुणा में आ रहा है, तो जो भी गुणा में होता है उससे भाग करते हैं, पता होगा। और ये x 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है log x होता है, ऐसे ही इसका करना है वो टर्म का जिसमें x नहीं है, तो ये वाली टर्म में तो x है तो इसका तो होगा नहीं, सिर्फ इसका होगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस का log y, और इधर भी log c ही ले लो क्योंकि सब में ही log आ रहे हैं, अब ये log आ जाएंगे गुणा में, तो सेक x/, इंटू में x, ये अलग है वो अलग है। ठीक है, और साथ में अच्छा ये log y भी था, तो ये दोनों गुणा में आएंगे, बटे में y आ जाएगा और बराबर में log c, तो c से c हटा देंगे तो आ जाएगा सेक x/, एंगल और ये x/y आगे कर लो बराबर में c, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो अच्छा क्वेश्चन था। अब ये 2 क्वेश्चन टाइप बता दिए मैंने। ठीक है, अब नोट्स आएंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको, इतना डिटेल में तो बता रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। 3 और 4 वो भी इम्पोर्टेंट है भाई, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से बनता है अगर जब भी बनता है तो 3 और 4 क्या कहते हैं वो समझिएगा। इफ इन द इक्वेशन m dx प्लस n dy, m dx और n dy में डेवर m ओवर डेवर y और माइनस डेवर n ओवर डेवर x को m में से n को घटाएं और उसके बाद n से भाग करें तो फंक्शन सिर्फ x में आना चाहिए, fx, ये फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर fx dx होता है, तो ये देखना है। अगला वाला जस्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो मैं पहले बता ही देता हूँ उसको, चौथे वाले को, वो ये है n में से m को घटाएं, n में से m को घटाएं, n का x में m का y में करके घटाएं और m देखो m जो पीछे है उसी से भाग करना है। अगर ये फंक्शन सिर्फ y का आ जाता है, ठीक है, ओनली ये फंक्शन ऑफ y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर f इंटीग्रेशन fy dy होता है। बट अब हमें कैसे पता चलेगा, तो ये दोनों में से कोई एक लगता है, तो हम घटा के देखें कि इससे इसको घटाएं और m से भाग करें, n से भाग करें तो x का फंक्शन आना चाहिए और m से भाग करें तो y का फंक्शन आना चाहिए। तो किसका फंक्शन आ रहा है उसके आधार पे हम तीसरे चौथे में कर लेते हैं, और पांचवे की तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो जरा ध्यान से, तो रूल क्या है अपने पास, पूरा रूल सहित एक क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, तो m dx प्लस n dy, m dx प्लस n dy इक्वल टू क्या है 0, ये तो अपनी इक्वेशन है। यहाँ से हम तुलना करके m निकालेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, n निकालेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x, इससे इसको घटा देंगे और पीछे क्या घट रहा है n, तो भाग भी n से करेंगे, तो ये फंक्शन ऑफ x ओनली अर्थात fx के रूप में आना चाहिए। समझ गए, बस इतनी सी कहानी है। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन, ठीक है, fx dx होगा, जो भी फंक्शन आया है वही फंक्शन यहाँ रख दिया जाएगा। अब क्वेश्चन करेंगे इस पे, तब सब कुछ समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है अपना y प्लस 1/3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर और साथ में है dx, ठीक है, ये प्लस 1/4 x प्लस x/² dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, m का y के रिस्पेक्ट में करना, फटाफट कर लो क्योंकि अभी तो आपको प्रॉपर करना नहीं है भाई, ऐसे ही निकालना तो जल्दी निकाल लेंगे, तो ये प्री लाइक तो वैसी क्वेश्चन नहीं, मेंस लाइक क्वेश्चन है। y में कर रहे हैं तो y का 1 हो जाएगा और ये 3 आगे आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ y², इसमें y है नहीं, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे n का x में करना है तो n अपने पास ये है, x में करना है तो 1/4 तो आगे ही लिखा है, x का 1 हो गया,
यहाँ पे भी x का 1 हो गया बाई स्क्वायर। अब आप खुद ही समझ सकते हो, ये 1 है और ये चौथाई है, तो इससे इसको घटाएंगे तो 3/4 बाई स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना। तो वही चीज है यहाँ पे देखना, तो बाई बच रहा है, तो बाई बच रहा है तो n से भाग कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली दिखेगा कि 1/m, ठीक है, क्या चीज, डेवर m ओवर डेवर बाई माइनस डेवर n ओवर डेवर x। ये तो देखो सीधे घट जाएगा यहाँ से, तो 3/4 बचेगा, और n की वैल्यू आपके पास खुद ही पता है आपको, n की वैल्यू क्या है ये, ठीक है। तो ये कट जाएगा, केवल x बच जाएगा नीचे, फंक्शन ऑफ x ओनली। देखो तो ये पूरा आ रहा है, बटे में कितना आ जाएगा, 1/4 तो है, तो 4 तो पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। चाहे तो 1/4 ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक n से भाग करना, तो n का मान है 1/4, यहाँ x कॉमन कर लो n के मान से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर, 1 प्लस बाई स्क्वायर। अब यहाँ जब घटाओगे, ये भाई एक वैल्यू है, देखो ध्यान से, एक, और ये एक चौथाई है, तो सीधे सीधे लिखे ना 3/4 घटा के, ठीक है। 1 माइनस 1/4 3/4, तो ये कट गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा कितना, x, सॉरी 3, और नीचे बचा x। तो 3/x इज द फंक्शन ऑफ, और विच इज नॉट इक्वल टू 0, एंड फंक्शन ऑफ क्या है, x। तो ये आ गया अपना fx। तो यही चेक करना है, अगर आपको इससे घटाने के बाद नहीं मिल रहा होता x में, तो हम उल्टा घटाते और m से डिवाइड करके देखते, तो क्या y का फंक्शन मिल रहा है, तो दोनों में से कोई एक मिल जाएगा आपको। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे भाई, e की पावर इंटीग्रेशन fx dx। तो e की पावर ये आया 3/x, 1/x का होता है log x, और ये पावर पे ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर log x क्यूब, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ जाएगा अपना x क्यूब। अब x क्यूब से क्वेश्चन में क्या करा दी जाएगी, गुणा, कौन से, जो इक्वेशन 1 है इसमें x क्यूब से गुणा कराइएगा, ठीक है। तो 1 में गुणा करा देंगे, किससे, x क्यूब मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो x क्यूब से गुणा करा रहे हो, करा दो भाई हर जगह, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3 बाई, ये 1/3 x क्यूब बाई क्यूब, 3 से कराएंगे तो 1/2 x की पावर 5 हो गया, और ये हो गया dx प्लस, इधर भी कराना है 1/4, x क्यूब से करेंगे x की पावर 4, ये भी x की पावर 4 बाई स्क्वायर, dy इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब करोगे ना m में, देखो डायरेक्ट कर देता हूँ, m का y के रिस्पेक्ट में और n का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, बराबर आ जाएगी, चेक कर लेना, क्योंकि जो निकालते हैं ना उससे एग्जैक्ट आ ही जाती है। अब अपने को वही काम m dx प्लस बाकी वही काम रहता है एग्जैक्ट वाला जो करते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा m, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और y एज ए कांस्टेंट मानना है। तो अब डायरेक्ट देखो इतना लिखें क्या, सीधे इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, तो x क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4/4, बाई ऐसी रहेगा, ऐसी यहाँ पे भी बाई ऐसी रहेगा, बाई क्यूब कर लो, यहाँ भी x की पावर 4/4 आ जाएगा, इसका 1/2 x की पावर 6 का 6 आ जाएगा, ये प्लस 1/4। इसमें हमें उस टर्म का करना जिसमें x नहीं है, तो ऐसी कोई टर्म ही नहीं है इसमें जिसमें x ना हो, तो इसलिए इसका हो जाएगा 0, बराबर में चलेगा कांस्टेंट। अब यहाँ पे देख लो क्या आसानी से सॉल्व हो सकता है, उसको देख लेंगे। अब ये है x की पावर 4 बाई बटे में 4, और ये है x की पावर 4 बाई क्यूब 12 प्लस x की पावर 6 बटे 12 और बराबर में कांस्टेंट। बताओ कोई टफ क्वेश्चन है, क्या करना है, m का y के रिस्पेक्ट में, n का x के रिस्पेक्ट में, m में से n को घटा के देखा तो हमें लगा बाई आ रहा है, और वैसे ही सेम इधर आ रहा था, ऊपर नीचे कट गया, इसका मतलब 3/x बचा सिर्फ, और 3/x विच इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, सो ठीक है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन fx dx, और ये आएगा, ये तो आसानी से x क्यूब आ गया, x क्यूब से पूरे में गुणा कराएंगे, विच इज द इक्वेशन इज एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट बन जाएगी, तो m dx प्लस n dy, m का करेंगे ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, एंड n में करेंगे तो क्या होगा, दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x, ठीक है। तो दोनों के दोनों में x आ रहा था, इसलिए ऐसे कोई टर्म ही नहीं बचेगी जिसमें x ना हो, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। चौथा फॉर्मेट देख लीजिएगा, बिल्कुल चौथा बता ही दिए, क्वेश्चन ही करिए उस पे सीधे। तो चौथा जो रूल है हमारा उसको बताते हैं, चलिए देखिए, एक सेकंड और सारे पेज फिल कर रहे हैं।
4 का क्वेश्चन। 4 में सिर्फ आपको क्या करना है, जो n होगा उसमें से घटाना है। डेवर n ओवर डेवर x माइनस डेवर m ओवर डेवर y। अब m घट रहा है तो डिवाइड भी m से करेंगे, और तो यहाँ पे फंक्शन जो होना चाहिए ओनली y का होना चाहिए, दैट मीन्स fy होना चाहिए। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन fy dy होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन है अपने पास 3x स्क्वायर बाई की पावर 4 प्लस 2x बाई और साथ में dx प्लस 2x क्यूब बाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को m देखना है, ये है अपना m dx के साथ। तो m का किस में करना है, बाई के रिस्पेक्ट में करना है। करो भाई, बाई में करेंगे ना, तो 3x स्क्वायर क्या करना है, डिफरेंशिएशन, 4 पावर आगे आ जाएगी, है ना। तो 4 और बाई की पावर 3 बचेगा, ऐसे इसमें बाई में करेंगे तो सिर्फ 2x बचेगा। तो कुल मिला के ये हो गया 12 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब प्लस 2x। एन में निकालते हैं, एन का एक्स में ये है, तो ये लिखा 2, एक्स में करेंगे तो 3 और आ जाएगा, सीधे लिखो 6 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब और एक्स स्क्वायर का 2x। अब देखो क्या इससे इसको घटाने पे कैसा आ रहा है। अब चीजें यहाँ पे दिक्कत ये करेंगी, आपको घटाना भी है और घटाने के साथ साथ गुणा भी करनी है। ठीक है, तो अगर ये है 6 और ये है 12 और 2 से तो 2 कट जाएगा क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस में है। अच्छा, कटेगा नहीं, वो जुड़ेगा। समझ रहे हो क्यों जुड़ेगा, क्योंकि वो माइनस अपोजिट साइन ऑलरेडी है। तो n में से ये तो थोड़ा सा रफ करके देखना पड़ेगा कि किस में किसको घटा लें, आसानी से आंसर आ जाए, है ना। तो अभी मान लो मैंने m क्या है अपना, ये है 1/3 x स्क्वायर बाई की पावर 4 प्लस 2x बाई। ठीक है, ये तो हो गया m। इससे इसको घटाया तो ये 6 है, 6 में से 12 घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा। तो क्या बचा होगा, माइनस का 6x स्क्वायर बाई क्यूब, और इससे जब इसको घटाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 2 और 2 4। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से माइनस का जो भी कॉमन आ सकता है, कॉमन कर लो जरा। तो कॉमन ऊपर से क्या आ रहा है, 2, माइनस का 2 और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। वो तो सब कट ही जाएगा, उसको मत करिए कॉमन, क्योंकि पावर बराबर है नीचे ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई क्यूब और प्लस का 2x। नीचे आप सिर्फ y को हटा दीजिएगा, एक पावर ज्यादा दिख रही है, तो 3x स्क्वायर बाई क्यूब और प्लस का 2x ऑलरेडी कट गया, तो सिर्फ -2/y आ गया, विच द फंक्शन ऑफ y ओनली। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि इसमें से इसको घटा के n से भाग करने पे fx आ रहा है, या इसमें से इसको घटा के m से भाग करने पे fy आ रहा है। दोनों में से कोई एक आ जाएगा, थोड़ा सा रफली करना पड़ेगा। ठीक है, या तो कैलकुलेशन से चेक कर लो। तो ये बन गया अपना। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर f बाई डी वाई। तो e की पावर ये आ गया माइनस का 2/y और डी वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग में -2 लॉग बाई, ये ऊपर आ जाएगा तो बाई की पावर -2। ठीक है, अर्थात 1/y स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है उससे हम इक्वेशन जो दी हुई है उसमें कर देंगे गुणा, किससे, बाई स्क्वायर से। हर जगह बाई स्क्वायर पहुंचाइए। तो 3x स्क्वायर 4 पावर थी, बटे में केवल 2 बचेगा यहाँ पे। तो 2x यहाँ बाई है तो 1 पावर नीचे आ गई होगी dx प्लस। अब देखो इसमें बाई क्यूब बाई स्क्वायर से भाग करना है, तो 2x क्यूब केवल बाई बचेगा और इसके x स्क्वायर के बटे में बाई स्क्वायर आ जाएगा, ये डी वाई। आप चाहे तो इसको ट्राई करके देख लें, ये अपनी एग्जैक्ट बनेगी। आप निकाल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपके पास टाइम है तो निकाल के चेक करिए, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, एग्जैक्ट आ रही है। ठीक है, उसके बाद अपने को वही काम करना है। पता ही है आपको क्या करना है, m dx प्लस n dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अभी जो ये आया है इसमें क्या करना है, पाई को कांस्टेंट मानते हुए x का इंटीग्रेशन करना है। तो x स्क्वायर है ना, तो x³ 3y स्क्वायर प्लस 2x का 1 हो जाएगा, सिर्फ 2/y बचेगा। यहाँ पे वो टर्म का करना जिसमें x नहीं, दोनों की दोनों टर्मों में x लगा हुआ है, तो ऐसी कोई टर्म ही नहीं है जिसमें x ना हो, बराबर कांस्टेंट। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2/y
अच्छा सॉरी, इंटीग्रेशन कर रहे थे यहाँ पे यार। तो x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, सॉरी। तो 2 से 2 कटेगा तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा। और डिफरेंशिएशन को ध्यान रखिए, पता चला इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन हो जाए। यहाँ भी एक्स क्यू अपन 3 एक्स क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स क्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत ही आसान चीज थी, समझ गए। 4 रूल, 5वें रूल की कभी जरूरत पड़ती नहीं है, उसको ना करें तो भी ठीक है, उसको छोड़ दो, ठीक है। या कहो तो बता दूं, चलो बता देता हूँ, जब इतना किया है ऐसे ही समझा देता हूँ, जिससे कि आपको जब पेपर में करो तो मतलब कॉपी में देखें तो समझ आ जाए। तो इस फॉर्मेट में लिखा होगा, ये जनरल फॉर्मेट है, ये सभी में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक्स की पावर ए बाई की पावर बी, और ये लंबा सा लिखा है एम डी ए एम बाई डी वाई एन एक्स डी वाई। इधर भी एक्स की पावर आर बाई की पावर एस और पी बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। मतलब कोई भी टाइप हो पांचों में से, चारों में से, सब पे लगेगा ये। वेयर ए बी एम एन पी क्यू आर एस आर कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी, ठीक है। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, मान लिया हमने कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एच की पावर के और बाई की पावर के है। वेयर एच और के आर द ऑब्टेन्ड बाय द अप्लाइंग द कंडीशंस, अभी पता नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद खुद निकल के आएगा। दैट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन मस्ट बी बिकम्स एग्जैक्ट। तो सबसे पहले हमने जो ये इक्वेशन दे रखी थी उसको देखो क्या किया। ये इक्वेशन अपने पास है, इसमें हमने इसको थोड़ा अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद क्या किया, देखो ध्यान से, ये बाई स्क्वायर बाई क्यू, ये तो इसकी गुणा इससे कर ली, इसकी इसकी सब अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद उसके बाद हमने इसमें से क्या कॉमन आ रहा है उसको करा, क्योंकि ये इक्वेशन ही यही कहती है कि दो इक्वेशन बनाइए, एक डी एक्स डी वाई, इधर भी डी एक्स डी वाई में इधर कुछ एक्स वाई कॉमन आ रहा होगा, इधर भी कुछ एक्स वाई कॉमन आ रहा होगा, तो पहले उसको ओपन कर लेना, फिर एक्स वाई को कलेक्ट करना है। तो इन दोनों में को मिला के वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, और इन दोनों को मिलाने के बाद एक्स स्क्वायर। अब अपना फॉर्मेट बना है जो क्वेश्चन था वैसा, ठीक है। दोनों तरफ एम डी एक्स एंड डी वाई, एम डी एक्स एंड डी वाई टाइप का। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने माना ये एक्स की पावर एच बाई की पावर के। तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है गुणा करा देते हैं, गुणा कराने के बाद सब में गुणा करा दो, एक्स की पावर एच और बाई की पावर के से कर दी अंदर गुणा, ठीक है। तो यहाँ से देखो दो पावर ये एक पावर ये 3, और के यहाँ से मिलेगी तो के प्लस 3 तो हो जाएगी बाई की, एक्स है ही नहीं तो एक्स की पावर एच ही रहेगी। यहाँ से 2 एक्स की 1 है तो के प्लस एच प्लस 1, और बाई की 2 आ रही तो के प्लस 2, ठीक है। यहाँ से ये वाली अपनी जुड़ेगी आके, ठीक है। अच्छा ये तो खाली चेक किया है, गुणा ऊपर वाले में ही कर रहे हैं, गुणा यही कर रहे हैं, ठीक है। इसी वाले में ऊपर वाले में एक में कर रहे हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है, एक में, इसमें नहीं एक में, वो तो चेक किया है केवल इसको कि ये क्या उस फॉर्मेट पे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, बन जा रहा है उस फॉर्मेट पे, तब इसको अप्लाई किया, इसी में कर दिए। इसमें सिर्फ क्या होगा, एक्स की पावर तो एच ही रहेगी, बाई की पावर के प्लस 3, 2 दोनों की एक, बाई की एक पावर जुड़ेगी, एच की 2 पावर जुड़ेगी, जुड़ रही, दोनों में कर दिया। अब क्या करना है, ये एग्जैक्ट है तो इसका अलग करेंगे बाई में, इसका करेंगे एक्स में, दोनों को करके बराबर कर लेंगे और समान घात के कोफिशिएंट की तुलना कर लेंगे, वहां से एच और के की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना है, हमने गुणा कर ली एक्स की पावर एच बाई की पावर के से, मान के चले। अब ये मानना ही है कि ये एग्जैक्ट है, तो इस वाले m का बाई के रिस्पेक्ट में और इस वाले n का x के रिस्पेक्ट में दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे तो दोनों को बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद दोनों तरफ से x की घात और y की घात के गुणांकों की तुलना कर लेना है, समझ गए, इस तरीके से। तो यहाँ देखेंगे, देखो कैसे करना है एक बार बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ y की पावर k प्लस 2 के साथ कितना है, k प्लस 3 है, और यहाँ देखिए इधर इस साइड y की पावर k प्लस 2 किधर आ रहा है, ये आ रहा है, y की पावर k प्लस 2 आ रहा है यहाँ पे, और x की पावर h, तो ये पद यहाँ से इसके बराबर मिला, देखो तो इधर से k प्लस 3 और इधर से 2h प्लस 1, ये मिल गया, दोनों को बराबर किया, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। ऐसी दूसरी एक इससे और एक इससे मिल जाएगी, देखो y की पावर k और x की पावर h प्लस 2, y की पावर k x की पावर h प्लस, तो इधर से मिलेगा माइनस h प्लस 3 और इधर से मिलेगा माइनस 2k प्लस 1, तो माइनस से माइनस कटेगा, 2k प्लस 2 बराबर हो जाएगा h प्लस 3। यहाँ से एक इक्वेशन, अब एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से, इन दोनों को हल करके एच के निकाल लेंगे, तो एच के का मान आ गया भाई 1 1,
एच के का मान 1 आ गया, तो जो भी अपनी इक्वेशन थी उसमें हमने एच के की जगह 1 लगा दिया। अब जो इक्वेशन बनी उसका हमने वही एम डी एक्स एन डी वाई कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो समझ रहे होगे कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कभी दिखाई दे सीधे x प्लस बाई वाला, तो x प्लस बाई को t मान लीजिए, ठीक है। तो x का 1, बाई का डी वाई ओवर डी एक्स और डी टी ओवर डी एक्स। जहां भी x प्लस बाई है वहां पे लगा दो डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1 बराबर ये, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, जो कॉस t है हमारा, ठीक है, ये तो हमारा x प्लस बाई की जगह t था ना, और dy की जगह ये था, तो इसकी गुणा कर ली cos t इधर ये। अब ये 1 को इधर ले आए, मतलब cos t को इधर ले, 1 प्लस cos t हो गया। अब 1 प्लस cos t को पहुंचा दिया नीचे, इधर बचा केवल dx। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो गई, t अपॉन 1 प्लस cos t और इधर आ गया dx। इसका सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए नीचे 1 काट दीजिए और ऊपर फार्मूला लगा दीजिए, अलग अलग बटे कर दीजिए। तो यहाँ कटेगा 1/2 बचेगा, साइन बटे कॉस tan स्क्वायर आ जाएगा। और ये 1 tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1 कर लिया, तो यहाँ से माइनस और एक माइनस इधर से ये प्लस हो जाएगा और 2 हाफ ऐसी रहेगा, ठीक है। 2 से अंदर गुणा भी कर ली इस तरह से, 1 का t हो जाएगा, सेक स्क्वायर का कितना होता है tan, और 1/2 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। करने के बाद सॉल्विंग हो गया, आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप। उसके बाद एक जो चैप्टर 3 है इसमें क्या लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की तो है बट डिग्री फर्स्ट है या नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, बट ये क्वेश्चंस आईएलटी के लिए नहीं है, बस थोड़ा सा काम है क्योंकि मैंने आगे का पढ़ा दिया है, ठीक है। CFPI तो सब पढ़ा चुका हूँ, बस ये 10 मिनट का काम है, तो इसी लेक्चर में ही खत्म कर देता हूँ, नहीं मुझे अलग से इसके लिए लेक्चर बनाना पड़ेगा। क्या है समझ लो जरा, 3 से 4 पेज हैं बस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी x बाई और p टाइप में होगी, तो इक्वेशन को हम बाई के लिए p के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। p इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई, इक्वेशन को x इक्वल टू b, मतलब 3 है, 3 में से एक लेफ्ट में 2 राइट में, फंक्शन ऑफ बाई p, बाई में सॉल्व कर सकते हैं, बाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ f p, और p जो होता है वो dy ओवर dx होता है। तो ये तीनों में हमारी इक्वेशन हो सकती है, तीनों में से किसी एक को जो आसानी से एक तरफ आ जाए, बचे हुए दोनों दूसरी तरफ कर लेंगे, उनमें से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा गया, p स्क्वायर 7p प्लस 12, इसके तो गुणनखंडी कर लेंगे, कितना p माइनस 3 p माइनस 4 बराबर 0, तो p बराबर 3 p बराबर 4 क्लियर। उसके बाद dy ओवर dx कितना हो गया 3, और dy ओवर dx इधर से हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाई dy का बाई dx यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, तो 3x हो गया, और एक कांस्टेंट लगा दो c। ऐसे यहाँ पे dy इधर कुछ नहीं है तो 1 बाई हो जाएगा, और इधर हमारा x आ जाएगा प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हो, बराबर 0 कर लो, बाई माइनस 3x माइनस सी, और इधर से बाई माइनस 4x माइनस सी बराबर 0। तो दोनों में से किसी भी टाइप से रिजल्ट लिखा जा सकता है जैसे दे रखा हो, केवल कुछ नहीं किया, वेरिएबल सेपरेट कर लिया इधर से उधर, dx को इधर पहुंचा दिया गुणनखंड करने के बाद, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन सॉल्व करी उसको भी देख लो, क्या लिखा, बाई dy ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस x माइनस बाई dy ओवर dx माइनस x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करा, ध्यान से देखो, इसकी x और y की गुणा करा ली, गुणा कराने के बाद गुणनखंड कर लिए, बाई dy कॉमन कर लिया दोनों से, ये आ गया, इधर x कॉमन किया, सेम बन गया ये और ये। अब यहाँ पे देखेंगे dy ओवर dx बराबर 1 इधर गया, dx आ गया, तो y बराबर x प्लस सी। ऐसे इससे सॉल्व किया तो ये उस साइड गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया, यहाँ से भी इक्वेशन आ गई, 2 सबके बटे में था, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर सी, दोनों को एक तरफ लाके गुणा करके बराबर 0 कर दो, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। अब ये इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व फॉर x, क्योंकि ये x में आसानी से सॉल्व हो रहा है, बाकी सबको दूसरी साइड पहुंचा दिया, x बराबर सॉल्व कर लिया। ऐसे ही होता है कि किस में तुम एक तरफ आसानी से कर पा रहे हो, तो p नीचे पहुंचा दिया, डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx ओवर dy, इधर से a, p p क्यूब है, p और x और y सबका फंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, p x y का फंक्शन है, तो 1 अपॉन पी क्यूब का हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन पी की पावर 4, और साथ में डी पी ओवर डी वाई, ऐसी बी ऐसी आ जाएगा, और 1 अपॉन पी स्क्वायर का माइनस का 2 अपॉन पी क्यूब और डी पी ओवर डी वाई, ठीक है। अब डी एक्स ओवर डी वाई जो होता है वो पी होता है, डी वाई ओवर डी एक्स को पी बोलते हैं, बट ये उल्टा लिखा है इसलिए ये हो जाएगा 1 अपॉन पी। ऐसे यहाँ पे डी पी ओवर डी वाई कॉमन कर लिए, ये आ गया, ठीक है, समझ रहे हो इसको।
अब कर लेंगे वेरिएबल सेपरेबल। ये p जो है वो ऊपर पहुंचा दिया, या दोनों की एक एक घात कम कर दी, और जो dy था वो इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई से, dy को इधर p को उधर पहुंचा दिया। वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट करेंगे ये बाई 1 अपॉन पी क्यूब का माइनस का माइनस 1 अपॉन 2 पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, और ये 1 अपॉन पी स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन पी होता है इसलिए प्लस हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, अब एक आती क्लेरेट्स फॉर्म जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि p की जगह c रख दो, क्लेरेट्स फॉर्म का आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो समझिएगा। क्लेरेट्स फॉर्म होती क्या है सबसे पहले तो वो समझना है। द क्लेरेट्स फॉर्म, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि फंक्शन ऑफ p क्या है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, जहां जहां भी p दिख रहा है वहां पे c चिपका देंगे। सबसे पहले इसका फिर समझिएगा कि y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p दिखना चाहिए। अब क्या पहली इक्वेशन दिख रही है, y इक्वल टू पी एक्स और ये बचा हुआ फंक्शन ऑफ p, y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर p माइनस पी स्क्वायर। तो देख रहे हो ये फंक्शन ऑफ p है, ये y इक्वल टू पी एक्स है, विच इज द क्लेरेट्स फॉर्म, और क्लेरेट्स फॉर्म है तो p की जगह c लगा देंगे। सोल्यूशन हो गया, समझ गए। अब ये देखो y इक्वल टू पी एक्स प्लस a अपॉन p विच इज द फंक्शन ऑफ p, तो विच इज द क्लेरेट्स फॉर्म, तो भी p की जगह c लगा देना है। ठीक है, समझ गए हो गए। अगला y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो अभी दिख नहीं रही है, क्या पता करने पे बन जाए। तो पहले तो इसको उधर पहुंचाइए नीचे, उसके बाद स्क्वायर है तो रूट ले लो, प्लस माइनस हो जाएगा, और जो माइनस पी एक्स है वो दूसरी साइड। अब देखो y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p विच इज क्लेरेट्स फॉर्म, p की जगह c लगा देंगे। ठीक है, p की जगह c लगा दिया, आंसर हो गया। अब इसका सिंगुलर भी आता है बट सिंगुलर नहीं पूछा जाता, सिंपली इतना ही पूछा जाता है। सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, लंबा होता है, बट वो पूछा ही नहीं जाता है। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है इसको भी बता देता हूँ, इसके बाद अपना पूरा जितना जीआईसी तक का सिलेबस है ना वो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर कैलकुलस का सिर्फ एक पार्ट बच रहा है, वो मैं अभी करा ही दूंगा कल आपको। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है इसको समझ लो जरा ध्यान से भाई। A curve which cuts every member of a family of curves in accordance with some definite rules is called a trajectory of the given family। ठीक है, क्या लिखा, कोई भी कर्व अगर कट कर रहा है एवरी मेंबर ऑफ ए फैमिली, मतलब कोई भी फैमिली उसके प्रत्येक मेंबर को एक कट कर रहा है अकॉर्डिंग विद सम डेफिनेट रूल्स इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी। मतलब ट्रैजेक्टरी का मतलब कैसे पाथ से कट कर रहा है, ऐसे समझ सकते हो। जैसे थोड़ा सा चित्र है, चलिए मैं ऐसे ही समझ लो आप। अब करना क्या होता है, मेन काम वो समझिएगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में। ठीक है, ए कर्व कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ द कर्व्स एट राइट एंगल्स। कहाँ पे, राइट एंगल्स। तो ट्रैजेक्टरी का मतलब एक कट करे, और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का मतलब 90 डिग्री पे कट करे। आर्थो का मतलब वही 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली। In fact, the orthogonal trajectory of a given family of the curves, ठीक है, themselves, ठीक है, from a family of curves। तो लिखा इनफैक्ट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ द कर्व्स themselves, मतलब कुछ ऐसे भी कर्व हैं जिनकी ट्रैजेक्टरी खुद ही हो जाती है ऑफ ए फैमिली ऑफ द कर्व्स। अब समझिएगा, इनमें दो चीजें आपको ध्यान रखना है, एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर करवा देंगे। करना क्या है, ठीक है, ऐसे ही समझो। अब सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले प्रोसेस समझ लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आप dy ओवर dx निकालेंगे। dy ओवर dx निकालने के बाद अगर
बाई में है तो डी वाई ओवर डी एक्स और थीटा में है तो डी आर ओवर डी थीटा। अब करने के डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के बाद आप तुरंत देखेंगे कि कोई कांस्टेंट है उसमें या नहीं। अगर कांस्टेंट है तो पहले कांस्टेंट को हटाना है, कोई भी तरीका लगा के, चाहे वो क्वेश्चन से बनाओ, मतलब इधर उधर वैल्यू लगा के कांस्टेंट को रिमूव करना है। कांस्टेंट जब रिमूव हो जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली हो जाएगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स को बाद में हम रिप्लेस करेंगे उल्टे से, क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। बाई से बाई कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा, -1, अर्थात जो भी दे रखा है उसका उल्टा करके माइनस लगाना है। तो ये चेंज करेंगे और उसके बाद इक्वेशन को दोबारा सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही देख लो, 3x बाई बराबर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कर लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 3x को छोड़ा, बाई का किया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x का 1 बाई ऐसे ही आ जाएगा बराबर 3x स्क्वायर। अब जो हमारा कांस्टेंट a था पैरामीटर, बट वो गायब हो गया। अगर वो गायब नहीं होता तो पहले उसको गायब करते, यहाँ से a की वैल्यू लगा के, जैसे 3x बाई माइनस एक्स स्क्वायर करके फिर वैल्यू लगाते, तब उसको करते। अब देखो 3 से 3 भी कट गया। अब जो बचा है अपना x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई बराबर एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली। तो इसी को बोलेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली। तब इसको रिप्लेस कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स को माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो जहां भी ये x है, डी वाई ओवर डी एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से प्लस बाई, बस खाली आगे सॉल्व कर लेना है। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो माइनस एक्स डी एक्स बटे डी वाई प्लस बाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे, अब यहाँ से कोई भी फॉर्म बन सकती है, ये चीज ध्यान रखना। सेकंड चैप्टर में, अभी जो इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था उसमें वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर, एग्जैक्ट, इतने सारे टाइप कराए, उनमें से किसी भी टाइप से ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। तो थोड़ा दिमाग लगाना है कि पहले एक्स से कर लो भाग, एक्स से क्या कर दो, भाग कर दो। तो अगर इसको एक्स से भाग करते हो तो क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल में जा रहा है, इसको उधर ले जाओ तो बाई इधर रखो, बाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अर्थात एक्स डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई। अब यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, अब जो भी है तो यहाँ पे ये लीनियर नहीं बनी, लीनियर होती तो यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स दिखता, तो ये रिड्यूसिबल लीनियर है। रिड्यूसिबल लीनियर, रिड्यूसिबल लीनियर में क्या करते हैं, जो चीज यहाँ पे होती है उसी को टी मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को मान लिया टी, तो ये बन जाएगा 2x और x का बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इधर भी डी टी ओवर डी वाई। तो ये देखो x dx बटे ये, तो ये पूरा मिल गया यहाँ से, तो ये चला जाएगा उधर 2, तो ये बन गया डी टी बाई डी एक्स 1/2, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये बन गया टी, और बराबर में जो बाई था, इसके सॉरी बराबर में बाई था वो आ गया बाई। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, ये 2t प्लस का बराबर में 2y। अब बताओ क्या ये लीनियर है, विच इज लीनियर, लीनियर इन टी। ये इक्वेशन क्या है, लीनियर बन गई, किस में, टी में। लीनियर बन गई तो क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e की पावर पी डी एक्स, पी की जगह भाई आ रहा है 2 और साथ में आएगा डी वाई, तो ये हो जाएगा e की पावर 2y। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो सोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ क्या लिखा है t, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2y, और इधर q, q क्या है अपना 2y, तो 2y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2y और dy प्लस का हो गया c, और जो t था वो है एक्स स्क्वायर, t है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर e की पावर 2y, इधर फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेशन कर लेंगे, दो तो कांस्टेंट है, फर्स्ट को छोड़ दिया। ठीक है, और e की पावर 2y का e की पावर 2y बटे में 2 आ गया माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन बाई का करेंगे 1 e की पावर 2y का e की पावर 2y और बटे में आ जाएगा 2 और साथ में dy और बाहर c आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 तो दोनों का है तो यहाँ भी कटेगा, तो इधर भी कटेगा आके, तो बाई e की पावर 2y, यहाँ से e की पावर 2y का e की पावर 2y बटे में 2 आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा, बस यही आंसर हो गया। चाहो तो e की पावर 2y से डिवाइड कर सकते हो, तो वो इसके साथ e की पावर -2y आ जाएगा, बाकी यही आंसर लिख सकते हो। तो समझ में आ गया।
तो करना क्या था, वो तो सॉल्यूशन यहाँ से बन गया, जैसा भी बन जाए। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के बाद देखना है कि कांस्टेंट गायब हो गया, कांस्टेंट मतलब पैरामीटर गायब हुआ या नहीं हुआ। हो गया तो ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं हुआ तो पहले गायब करना है फिर चेंज करना है। ये नहीं, ये चेंजिंग तभी करना है जब उसमें से कांस्टेंट गायब हो जाए। ठीक है, कांस्टेंट गायब नहीं होगा तब तक चेंजेस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और है, ऐसी समझ लो, उसको समझा देता हूं मैं। ये है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कार्डोइड्स। तो ये क्या है, r इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कैसे चेंजेस करते हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ चेंज करते हैं आर डी थीटा ओवर डी आर को माइनस 1/r डी आर ओवर डी थीटा। तो ये चेंजेस करना जरूरी। तो क्या बनाना है, आर डी थीटा ओवर डी आर, ये ध्यान रखिएगा, आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल टू माइनस 1/r डी आर ओवर डी थीटा। तो इसका चेंज करेंगे इसमें। ठीक है, बस ये चीज जरूरी थी। अभी यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, क्या है, आर था, हमने कर लिया थीटा में। तो ए जीरो, ए तो ऐसे ही आ जाएगा कांस्टेंट, 1 का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, गुणा करेंगे तो माइनस ए साइन थीटा। अब ए है, अभी पैरामीटर लगा हुआ है, जो भी हमारे पास पैरामीटर क्वेश्चन में दिया हुआ था वो पैरामीटर गायब ही नहीं हुआ है। जब पैरामीटर गायब नहीं हुआ तब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं होगा अभी तक। तो सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। ए का मान देखो, अगर क्वेश्चन से निकाल लें तो आर अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। आ गया, क्लियर। अब हो गया गायब। अब गायब हो गया तो सबसे पहले अपने को चेंज करने के लिए क्या बनाना है, आर डी थीटा ओवर डी आर बनाना है, और अपने पास अभी दे रखा उल्टा। ठीक है, तो क्या करना है उसको समझिए, पहले इसको उल्टा करिए। उल्टा करने में क्या करा, आर तो है ही, डी थीटा ऊपर पहुंचा दिया, डी आर नीचे पहुंचा, इधर कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे। तो समझ गए, ये बन गया आर डी थीटा ओवर डी आर। जब आर डी थीटा ओवर डी आर बन गया, इधर भी थोड़ा बहुत काट लिया, बन काटा, ये बन माइनस बाहर है, ऐसे समझो, ऐसे है। तो बन काटा, फार्मूला लगा के, फिर साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगा, काट कूट के ये आ गया माइनस कॉस बटे साइन कॉट थीटा बाई 2। अब ये अपनी इक्वेशन बन गई, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली रिप्लेसिंग आर डी थीटा ओवर डी आर माइनस 1/r डी थीटा ओवर डी आर। तो इसको हटा के ये लगा देंगे। तब इसको हटा के जब आपने ये लगा दिए तो माइनस से माइनस कटा, डी आर के बटे में तो आर ऑलरेडी है, डी थीटा उधर पहुंचा दो, 1/r का लॉग आर, और कॉट थीटा का जो हो जाएगा आप समझ ही रहे हो, लॉग साइन थीटा, और थीटा बाई 2 का 1/2 और आ जाएगा, तो 2 इधर चला जाएगा और इधर आ गया अपना 2a। ठीक है, कितना आ गया, 2a। क्लियर है। अब यहां से थोड़ा और फार्मूला खोल लें। क्या, इधर जो लॉग आ रहा है सब में लॉग है, तो ये पावर आ जाएगी अपनी ऊपर, और ये 2a आ जाएगा गुणा में। आ गया। अब इसके लिए फार्मूला लगा सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, r इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान रखना, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा का जो हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकल के आई है, r इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा निकल के आया है। ठीक है, रिक्वायर्ड। अब देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, सर्किल की हमेशा लाइन आएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, सर्किल का आंसर किस में होगा, लाइन में। और पैराबोला इटसेल्फ पैराबोला ही होता है, पैराबोला की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पैराबोला ही होगी, और r इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा का r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा होगा। तो ये चैप्टर मैंने यहाँ तक फिनिश करा दिया है। ठीक है, अब अपना इधर सारा कुछ हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद जितने भी टाइप थे उसके सारे करा दिए। तीसरे चैप्टर में जब फंक्शन एक्स बाई और पी में होता है, एक्स में अलग सॉल्व करना, बाई में, पी में, उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, और ऑलरेडी अपने चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है CFPI फुल। ठीक है, उसका भी लेक्चर मैं जैसे ये LT का पेपर होता है फिर सारे अपलोड करवा दूंगा फिर से। ठीक है, तो अपना पूरा कैलकुलस मतलब फिनिश हो गया एंड तक, GIC लेक्चर तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक बचा है, एरिया। PGT के सिलेबस में, GIC में तो ओनली एरिया है, LT के सिलेबस में एरिया के साथ साथ लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, सरफेस रिवोल्यूशन, ठीक है, और वॉल्यूम भी है, तो वो भी बता देंगे। ठीक है, तो वो GIC में सिर्फ एरिया पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है, बाकी सब में ये पढ़ना है इतना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।